अब हम संबंध देखेंगे एपीसी और एमपीसी का, औसत उपभोग की प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के बीच क्या अंतर है या क्या संबंध है, दोनों एक ही बात है, दोनों को समझ सकते हैं। ध्यान से समझिए इसको। जब एमपीसी स्थिर हो तो उपभोग फलन रैखिक होगा, अभी हमने देखा जब कांस्टेंट है, एमपीसी कांस्टेंट है तो उपभोग फलन रैखिक हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये C0 है। एक सीधी रेखा के रूप में होगा, जब एमपीसी गिरती हुई होगी तो उपभोग फलन गैर रैखिक हो जाएगा। ये उपभोग फलन क्या हो जाएगा? गैर रैखिक, यानी कि इस तरह से, जैसा अभी हमने देखा इस तरह से होगा, एक वक्र के रूप में होगा। और जो एपीसी होगा वो अधिक होगा एमपीसी से। दोनों स्थितियों में, रैखिक और गैर रैखिक उपभोग फलन की स्थितियों में एपीसी हमेशा एमपीसी से अधिक होगा। नेक्स्ट है, रैखिक उपभोग फलन में एमपीसी स्थिर होगा तथा एपीसी तभी भी गिर रहा होगा जबकि रैखिक उपभोग फलन मूल बिंदु से प्रारंभ होगा। जबकि रैखिक उपभोग फलन मूल बिंदु से प्रारंभ हो अर्थात न्यूनतम उपभोग शून्य के बराबर हो, सामान्यतः एपीसी आय की वृद्धि के साथ निरंतर घटती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उपभोग फलन रैखिक हो या गैर रैखिक हो, एपीसी हमेशा गिरता हुआ होगा। अर्थात यदि एमपीसी कांस्टेंट हो तो भी एपीसी क्या होगा? गिरता हुआ होगा। ठीक है, एपीसी एक ही स्थिति में कांस्टेंट हो सकता है। किस स्थिति में? एपीसी एक ही स्थिति में कांस्टेंट हो सकता है। किस स्थिति में? जबकि ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो हो जाए, स्वायत्त उपभोग जीरो हो जाए। ऐसी स्थिति में, जबकि स्वायत्त उपभोग जीरो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोग फलन है वो मूल बिंदु से जाएगा, ओसी होगा, और एमपीसी कांस्टेंट हो जाए। दो कंडीशन, एपीसी कांस्टेंट कब होगा? एपीसी कांस्टेंट तब होगा जब एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो हो जाए, स्वायत्त उपभोग जीरो हो जाए, अर्थात यदि जीरो आया है तो कुछ भी ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना उड़ रहा है, पहन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो जीरो हो जाए। तो ऐसी स्थिति जिसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो हो जाए। और दूसरी स्थिति, दूसरी कंडीशन यह है कि एमपीसी कांस्टेंट हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एपीसी कांस्टेंट होगा। अन्यथा जब ऑटोनोमस कंजम्पशन ग्रेटर देन जीरो होगा, जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा, जो कि होता ही है, आय का कोई स्तर ना हो, आय जीरो स्तर हो तो भी उपभोक्ता हर कोई कुछ खाता पीता रहता ही है, तो ऐसी स्थिति में ऑटोनोमस एपीसी हमेशा गिरता हुआ होगा। ये हमें कंसेप्ट क्लियर रखना है। नेक्स्ट, गैर रैखिक उपभोग फलन में आय वृद्धि के साथ एमपीसी एपीसी दोनों ही ह्रास होता है, पर एमपीसी की ह्रास की गति एमपीसी की तुलना में अधिक तीव्र होती है। ये हमने देखा है पिछली वीडियो में। ये यदि है तो एपीसी ये दिखाता है और एमपीसी ये दिखाता है, इस पे, इस ई बिंदु पे इस पर रेखा खींचते हैं तो वो दिखाता है। तो दोनों में गिरते हैं, दोनों गिरते हैं, लेकिन एमपीसी ज्यादा तेजी से गिरता है एपीसी की तुलना में, एपीसी की तुलना में, गिरने की तुलना में। नेक्स्ट है, यदि उपभोग फलन एक सीधी रेखा के रूप में हो तथा यदि उपभोग की मात्रा आय के प्रत्येक स्तर पर धनात्मक हो, आय के शून्य स्तर पर एपीसी का मूल्य अपरिमित होगा। जैसे जैसे आय के स्तर में वृद्धि होगी, इसमें धीरे धीरे गिरावट होगी, पर इसका मूल्य हमेशा एमपीसी से अधिक होगा। तो ये कुछ एपीसी तथा एमपीसी के बीच के संबंध थे। इसको अनेक बार देखिए जब तक समझ में ना आए, और निश्चित रूप से इसको बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा यदि ठीक से आप समझते जाएंगे तो। और ये समझ लेना जरूरी है। और कभी कभी पूछ देता है कि एमपीसी और एपीसी के बीच क्या अंतर है या क्या संबंध है, तो इसे आपको पूरा समझ में आना चाहिए, तो आप अच्छे से समझा सकते हैं उसको। जो लिखा है इसको पढ़ लीजिए, तो पढ़ने से आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और उपभोग की प्रवृत्ति की इच्छा या प्रभावित करने वाले, इच्छा को प्रभावित करने वाले कारक या प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन से कारक है जो उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं? पहला है निजी कारक या व्यक्तिगत कारक। निजी कारक, उपभोक्ता का निजी क्या है, वो हो सकता है उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग करने वाला ज्यादा हो, ज्यादा खाने पीने वाला हो, या भोग विलास करने वाला उसकी प्रवृत्ति ज्यादा हो, तो उसकी प्रवृत्ति एमपीसी ज्यादा होगी। ठीक है, अधिक होगी। आय का स्तर क्या है, यदि आय का स्तर ज्यादा है, अधिक है, तो एमपीसी अधिक होगा। जाहिर सी बात है, उपभोक्ता क्या जैसे बढ़ेगी उसकी उपभोग में वृद्धि और ज्यादा होगी। कीमत का स्तर क्या है, कीमत का स्तर ज्यादा होगा तो एमपीसी कम होगा, उपभोग कम होगा। आय का वितरण क्या है, अब इसमें ये देखना आय का वितरण कैसा है। यदि आय का वितरण ऐसा है कि अमीर और गरीब बहुत अधिक है, आय का वितरण बहुत असमान है, यानी तो अमीर जो जो रिच वर्ग है, अमीर वर्ग है, उसका जो एमपीसी होगा क्या होगा, वो कम होता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारा उपभोग कर चुका है, अपना उसका पेट भरा हुआ है, उसका हर आवश्यकताएं पूरी है, तो आय बढ़ने पे ज्यादा भाग उपभोग पर नहीं खर्च करेगा, तो उसका एमपीएस ज्यादा होगा। ठीक है, और यदि पुअर फैमिली है, पुअर वर्ग है, गरीब वर्ग है, तो उसका क्या होगा, उसको उपभोग की जरूरत है, अभी उसका पेट भरा नहीं है, उसको बहुत सारी वस्तुओं को खरीदना है, तो उसका एमपीसी ज्यादा होगा, और एमपीएस क्या होगा, फिर परिणाम स्वरूप एमपीएस कम हो जाएगा। ब्याज की दर, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ब्याज का दर निर्धारित करता है कि उपभोग क्या होगा। ब्याज की दर यदि कम होती है तो उपभोग बढ़ता है, क्यों? क्योंकि एमपीएस कम होता है, क्योंकि ब्याज उसे कम मिलेगा तो इसलिए बचत करने की प्रवृत्ति उसमें कम आएगी। तो जाहिर सी बात है, जब एमपीएस कम होगा तो एमपीसी क्या होगा, ज्यादा होगा, उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। ड्यूजनबरी ने एक सिद्धांत दिया, ड्यूजनबरी कहते हैं कि जो उपभोग है वो पिछले साल के इनकम से भी प्रभावित होता है। पिछले साल इनकम ज्यादा था यदि, तो उसका उपभोग ज्यादा होगा। उपभोग जो है वो फलन है पिछले साल के आय का, T-1। और प्लस उन्होंने एक और चीज कही कि अमीर, पुअर फैमिली अमीर वर्ग का नकल करता है, तो अमीर वर्ग के उपभोग का नकल करता है। अमीर वर्ग जो जो खाता पीता है, गाड़ी चलाता है, पहनता है, होता है, तो उसकी तरह गरीब फैमिली भी रहना चाहती है। तो इसलिए ड्यूजनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि एमपीसी
पुअर फैमिली का ज्यादा होता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो उपभोग है वो पिछले आय का भी फलन होता है, पिछले वर्ष उसकी आय क्या रही, यदि पिछले वर्ष उसकी आय ज्यादा रही है तो उसका उपभोग ज्यादा रहेगा। तो ये थे कुछ कारक जो उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं, एमपीसी को प्रभावित करते हैं।